गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम टू अश्विनीज इंग्लिश क्लासेस। तो स्टूडेंट्स, आज बेसिक्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर में आप सीखेंगे कि हम किसी सेंटेंस को कैसे अरेंज करते हैं। ठीक है, तो पहला सेंटेंस मैंने आपको दिया है और यहां पर आपको 4 ऑप्शंस में से 1 ऑप्शन करेक्ट दिया गया है, बाकी 3 ऑप्शंस इनकरेक्ट हैं। तो आपका रोल केवल इतना है कि आपको राइट ऑप्शन फाइंड आउट करना है कि विच वन इज द बेस्ट ऑप्शन। सेंटेंस की रीऑर्डरिंग किस ऑप्शन में करेक्ट हो रखी है, बस आपको यह बताना है। क्या ऑप्शन ए करेक्ट है, टॉम अ लॉट ऑफ पीपल इनवाइटेड, या ऑप्शन बी अ लॉट ऑफ पीपल टॉम इनवाइटेड, या फिर थर्ड ऑप्शन है टॉम इनवाइटेड अ लॉट ऑफ पीपल, या फिर 4 टॉम इनवाइटेड ऑफ पीपल अ लॉट। राइट ऑप्शन आपको फाइंड आउट करना है और आई थिंक आपको टाइम मिल चुका होगा। तो चलिए देख लेते हैं ऑप्शन ए करेक्ट है कि नहीं। देखिए, इससे पहले कि हम ये देखें कि राइट ऑप्शन कौन सा है, मैं आपको एक बेसिक चीज बता देता हूं कि जब भी हम कोई सेंटेंस लिखते हैं ना, कोई भी इंफॉर्मेशन किसी को देते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम सब्जेक्ट लिखने की कोशिश करते हैं। और सब्जेक्ट वह होता है जिसके बारे में हम बात किया करते हैं। सब्जेक्ट वह होता है जिसके बारे में हम बात किया करते हैं। और सब्जेक्ट के बारे में हम एक सब्जेक्ट के बाद फिर हम लिखते हैं वर्ब। और वर्ब एक ऐसा शब्द है जो हमें सब्जेक्ट ने क्या किया, सब्जेक्ट के पास में क्या है, सब्जेक्ट क्या है, इस तरह की सूचना देने का फंक्शन करता है। कितने फंक्शन बताए मैंने? 3 फंक्शन बताए आपको। सब्जेक्ट क्या करता है, सब्जेक्ट ने क्या किया, ये हमें वर्ब बताता है। या फिर सब्जेक्ट के पास में क्या चीजें हैं, उसके रिलेशनशिप में, उसके पोजीशन में क्या चीजें हैं, वो हमें वर्ब बताता है। या फिर सब्जेक्ट क्या है ना, इस तरह की सूचना देता है हमें वर्ब। तो आप कह सकते हो कि वर्ब हमें सब्जेक्ट के बारे में 3 टाइप्स की इंफॉर्मेशन देता है। आप स्टूडेंट्स जो अभी ज्वाइन कर रहे हैं इन क्लास को, पहले से क्लासेस जिन्होंने पढ़ी हुई नहीं है वो अपने रजिस्टर्स रख लें और सारी चीजें साइड में नोट करते रहें आप। ठीक है, तो यहां वर्ब का रोल हमें मालूम हो गया। वर्ब का रोल है सब्जेक्ट के बारे में 3 इंफॉर्मेशन देना कि सब्जेक्ट क्या करता है, सब्जेक्ट के पास में क्या है, सब्जेक्ट स्वयं क्या है। ठीक है, अब एक होता है इसके बाद में ऑब्जेक्ट। ये बेसिक स्ट्रक्चर हमारा होता है। तो क्वेश्चन है कि ऑब्जेक्ट क्या है। भाई, सब्जेक्ट तो वह है जिसके बारे में हम बात करते हैं, है ना। ऑब्जेक्ट वह है जो वर्ब से प्रभावित होता है। वर्ब का प्रभाव जिस पर पड़ता है, वर्ब के थ्रू एक्शन जिस पर पास होता है, एक्शन से जो भी प्रभावित होता है ना, वर्ब जिसके ऊपर प्रभाव डाल रहा है, वो हमारा ऑब्जेक्ट होता है। तो ये चीजें हमने बेसिक पढ़ी हैं। किसी भी सेंटेंस का ऑर्डर भी यही होना चाहिए। जब भी हम कोई स्टेटमेंट लिखते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसमें सब्जेक्ट आता है। अब यहां एक और मैं एक्स्ट्रा बात आपको बता देता हूं कि जो हमारा सब्जेक्ट होता है, वो हमारा सब्जेक्ट या तो कोई नाउन होता है या कोई प्रोनाउन होता है। ठीक है, या तो नाउन होता है या फिर कोई प्रोनाउन होता है जो हमारा वर्ब का सब्जेक्ट होता है। ठीक है, सब्जेक्ट कौन होगा? या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। यहां तक की बात क्लियर हो गई है। चलो, अभी जो कुछ पढ़ा है उसको यहां हम अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। क्या हमारा ऑप्शन ए करेक्ट होगा? देखिए, चलो हम टॉम के बारे में बात कर रहे हैं। अब जिसके बारे में हमने बात की उसके बाद क्या आना चाहिए? सब्जेक्ट हो गया हमारा ये, है ना। इसके बाद क्या आना चाहिए? वर्ब। अब यहां वर्ब आप फाइंड आउट करके देखें। टॉम ए लॉट ऑफ पीपल इनवाइटेड। इनवाइट करना एक एक्शन है, ईडी आया हुआ है, इस तरह से पहचान भी कर सकते हो। ईडी वाली फॉर्म वर्ब ही होती हैं, मोटा मोटा सा ये अनुमान लगा सकते हैं। इनवाइट करना, आमंत्रित करना, तो ये कोई एक्शन है ना। मैंने तुम्हें आमंत्रित किया, तो मैं आमंत्रित करने वाला सब्जेक्ट, और आमंत्रित हुआ कौन? आमंत्रित करने वर्ब का प्रभाव किस पर पड़ा? आमंत्रण पहुंचा किस पर? तुम्हारे पास, तुम हो गए ऑब्जेक्ट। तो यहां पर वर्ब क्या है? एक्शन क्या हुआ है? आमंत्रित करने का। तो इस सेंटेंस में वर्ब क्या है आप समझ गए कि सर टॉम हमारा सब्जेक्ट है, शायद हम टॉम के बारे में बात कर रहे हैं और इसने एक्शन किया था इनवाइट करने का। तो हमारा सेंटेंस का ऑर्डर क्या था कि सबसे पहले सब्जेक्ट होता है और उसके बाद वर्ब होती है। तो ये स्ट्रक्चर हमें कहां दिखाई पड़ रहा है? सब्जेक्ट और उसके बाद में वर्ब। सब्जेक्ट और इसके बाद में वर्ब इस वाले ऑप्शन में तो नहीं है, सेकंड वाले में तो है ही नहीं, है ना। ये इनवाइटेड लास्ट में दिया हुआ है। भाई, वर्ब दोनों ऑप्शन में लास्ट में दिया हुआ है, इसका मतलब है दोनों ऑप्शन तो हो ही नहीं सकते हैं। अब या तो ऑप्शन सी है या ऑप्शन डी है। ठीक है, यहां तक तो क्लियर हुआ।
अब हमने देखा सी ऑप्शन को, टॉम और डी में भी टॉम है यहां तक, इनवाइटेड यहां पर वर्ब आ गया, यहां पर भी वर्ब आ गया, दोनों ऑप्शन यहां तक तो ठीक है। अब यहां आता है ए लॉट ऑफ पीपल, ऑप्शन सी में है, ऑफ पीपल ए लॉट, ऑफ पीपल ए लॉट। भाई यहां आपको देखना है कि ऑप्शन सी होगा कि डी होगा। क्या ऑप्शन कह रहे हैं आप? सी। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि बोलने में ठीक सा लग रहा है, टॉम इनवाइटेड ए लॉट ऑफ पीपल, सेंस ठीक सी लग रही है। मतलब ग्रामेटिकली भी तो आपको मालूम होना चाहिए ना। चलो मैं आपको बता देता हूं कि ये जो हमारा ऑफ है ना, ये एक प्रीपोजिशन है। क्या है? प्रीपोजिशन है। और जो प्रीपोजिशन होता है ना हमारा, वो किसको बताता है? प्रीपोजिशन दो नाउन के बीच में रिलेशनशिप बताता है। प्रीपोजिशन का एक बेसिक यूज होता है कि प्रीपोजिशन से पहले और प्रीपोजिशन के बाद जनरली नाउन होता है, ठीक है ना। प्रीपोजिशन दो नाउन के बीच में रिलेशनशिप शो करता है, दो नाउन के बीच में। अब अगर ये बात आपने नोट कर ली और आपने ध्यान रखने की कोशिश की कि प्रीपोजिशन का रोल क्या है, तो आप कहेंगे प्रीपोजिशन का रोल होता है दो नाउन के बीच में किसी भी तरह की रिलेशनशिप शो करना। ये बेसिक रोल है इसका, ठीक है ना। जो सामान्य बातें हम जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जो मेरा सेक्शन चल रहा है ये ग्रामर बेसिक्स के नाम से मैं आपको ये चीजें पढ़ा रहा हूं, तो इसमें हम बेसिक चीजें जानने की कोशिश करेंगे जो एडवांस लेवल तक पहुंच जाएंगी। सो यहां नाउन, प्रीपोजिशन नाउन होना चाहिए कम से कम, ये हमने पॉइंट पढ़ा है। अब अगर इस बात को हम ऑप्शन डी पर अप्लाई करके देखते हैं, तो यहां ऑफ आपका प्रीपोजिशन है, इससे पहले ये वर्ब हो गया, वर्ब हो गया, यहां प्रीपोजिशन आ गया, इसके बाद में फिर पीपल नाउन आ गया, ठीक है। तो यहां ऑर्डर गलत हो रहा है। अब अगर हम इसी को अप्लाई करते हैं ऑप्शन सी पर, तो इनवाइटेड ए लॉट ऑफ पीपल, ए लॉट ऑफ पीपल, तो पीपल यहां नाउन हो गया, यहां आपका प्रीपोजिशन ऑफ हो गया, है ना। अब ए लॉट ऑफ ये अलग से एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ए लॉट ऑफ, इनकी अपनी अलग भी वैल्यू होती है, जैसे ए लॉट ऑफ मैनी, है ना, फ्यू, सम, ये क्या है? ये मात्रा संख्या को बताने वाले वर्ड है, डिटरमिनर कहते हैं जिनको आप। तो डिटरमिनर हमारे ए लॉट ऑफ हो सकते हैं, और नाउन से पहले उनकी मात्रा संख्या को बताने वाला शब्द आता है। नाउन से पहले देखिए, कभी भी आप, चलो आपको ना दो बुक्स परचेज करनी है, तो आप क्या कहते हैं? आई वॉन्ट बुक्स टू, मैं बुक्स चाहता हूं दो, या आई वॉन्ट टू बुक्स, क्या कहेंगे आप? बुक्स टू की टू बुक्स? टू बुक्स कहेंगे ना। यानी कि मात्रा संख्या को बताने वाला वर्ड नाउन से पहले आएगा। ऐसी मात्रा संख्या को बताने वाले वर्ड को हम डिटरमिनर कहते हैं। क्या कहते हैं? डिटरमिनर कहते हैं। डिटरमिनर नाउन से पहले आते हैं। अगर ये बात हमारी समझ में आ गई है कि जो डिटरमिनर होते हैं वो नाउन से पहले आते हैं, ठीक है। डिटरमिनर मतलब मात्रा या संख्या को बताने वाले, क्या कहा मैंने? नंबर या अमाउंट को शो करने वाले वर्ड, है ना। नंबर या क्वांटिटी को शो करने वाले वर्ड, मात्रा को शो करने वाले वर्ड डिटरमिनर होते हैं, ठीक है। और वो कहां आते हैं? नाउन से पहले। तो उसने जो है ना पीपल को इनवाइट किया था, पीपल कितने थे? उनकी मात्रा, उनकी संख्या कितनी है? ए लॉट ऑफ पीपल हैं। यानी कि क्या हो गया हमारा? ये हमारा डिटरमिनर हो गया है, मात्रा या संख्या को बताने वाला वर्ड। और किससे पहले आ रहा है? पीपल से पहले आ रहा है, जो कि नाउन है। तो नाउन से पहले ही डिटरमिनर आया करते हैं। ये बात समझ में आ गई आपको? अब अगर ये बात समझ में आ गई तो ऑप्शन सी चुनेंगे कि डी चुनेंगे? बताइए भाई। डी नहीं चुन सकते ना, क्योंकि यहां पर प्रेपोजिशन आ गया, पीपल नाउन आ गया, और ए लॉट बाद में आया है, जिसकी कोई सेंस नहीं बन पाती। तो राइट ऑप्शन क्या हुआ? ऑप्शन सी, ठीक है। चलिए अब हम बात करेंगे नेक्स्ट सेंटेंस की। नेक्स्ट सेंटेंस है आपका, चूज द सेंटेंस विद द राइट वर्ड ऑर्डर। आपको राइट वर्ड ऑर्डर यहां पर चूज करना है। तो देखिएगा राइट सेंटेंस कौन सा हो सकता है। स्ट्रक्चर अभी मैंने आपको समझाया था, जो भी आपको समझाया और उससे जो भी आपकी कॉमन सेंस बनी है उसको अप्लाई कीजिएगा, ठीक है। चलिए कीजिएगा। क्या फर्स्ट सेंटेंस आई थिंक, चलिए मैं थोड़ा चुप रहता हूं और आप ट्राई कीजिएगा। माइंड लगाइए।
चलिए मैं बताता हूं। तो यहां पर मैं आपको बताता हूं कि यहां एक वर्ड है हमारा नेवर। नेवर मीन्स कभी भी नहीं। नेवर मीन्स कभी भी नहीं। इसका जो मीनिंग है ना वो नेगेटिव है। क्या है? नेगेटिव है। आपको ध्यान रखना है, नोट कर लेना। ऐसा कोई भी वर्ड जिसका मीनिंग नेगेटिव होता हो उसको हम एडवर्ब कहते हैं। क्या कहते हैं? एडवर्ब। ठीक है। और ये जो एडवर्ब है ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। कितनी बार कोई एक्शन होता है। जैसे मैं कहता हूं कि मैं कभी कभी वहां जाता हूं, समटाइम्स, है ना, ऑफन आई गो देयर, या आई नेवर गो देयर, मैं वहां कभी नहीं जाता हूं। तो जो नेवर है आपका वो फ्रीक्वेंसी को बताने वाला वर्ड है ना, नेगेटिव मीनिंग है, एडवर्ब है। ऐसे वर्ड जो फ्रीक्वेंसी को बताते हैं एडवर्ब होते हैं। ठीक है ना, नेगेशन शो करने वाले वर्ड भी और फ्रीक्वेंसी बारंबारता को शो करने वाले वर्ड भी एडवर्ब होते हैं। तो इसको हम नेवर को एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी कहते हैं। क्या कहते हैं? एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। डिटेल में बाकी चीजें मैं बाद में आपको बताऊंगा। ठीक है। तो अब एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी का एक पॉइंट बताता हूं कैसे यूज करना चाहिए सेंटेंस में। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी को हम यूज करते हैं हेल्पिंग वर्ब प्लस एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। ठीक है, प्लस मेन वर्ब। ये हमारा स्ट्रक्चर हो गया, आप भी नोट कर लेना। क्या नोट करना है आपको? हेल्पिंग वर्ब प्लस एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी प्लस मेन वर्ब। अब ये बात अगर आपको समझ में आ गई कि हम अपने एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी को दोनों वर्ब के बीच में रखते हैं, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में, तो आपको ऑप्शन फाइंड आउट करना थोड़ा इजी हो जाएगा। तो यहां पर आपका था आई थिंक यू शुड नेवर पुट दिस शर्ट ऑन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको मैं वर्ब बताता हूं कि वर्ब क्या है। वर्ब इस सेंटेंस में मैं आपको हिंट दे रहा हूं, पुट ऑन है पहनना। पुट ऑन है पहनना। अगर मैं आपको कहूं कि इस शर्ट को पहन लो, जैसे मैंने कहा गेट बंद कर दो या खोल दो, तो क्या कहेंगे? ओपन द डोर। ओपन द डोर, दरवाजा खोल दो। बंद करने की बात आए तो क्लोज द डोर, है ना, क्लोज द डोर, ऐसे बोलते हैं ना। अगर बात आई, मैंने कहा इस शर्ट को पहन लो, तो कैसे कहेंगे? पुट ऑन। पुट ऑन, वस्त्र पहनने के लिए पुट ऑन शब्द को यूज करते हैं। पुट ऑन दिस शर्ट। ठीक है, ऐसा कहेंगे। या हम ऐसा भी कह सकते हैं, पुट दिस शर्ट, पुट दिस शर्ट ऑन, पुट दिस शर्ट ऑन, ऐसा भी आप कह सकते हो। ठीक है, तो यहां दोनों स्ट्रक्चर आपको समझ में आ गए। तो राइट ऑप्शन अब आपको देखना है यहां पर क्या हो सकता है। आई थिंक यू शुड नेवर पुट दिस शर्ट ऑन, ऑप्शन ए। आई थिंक यू नेवर शुड। देखिए मुझे लगता है कि चाहे ए हो या ना हो, लेकिन बी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि शुड हेल्पिंग वर्ब है और पुट आपका मेन वर्ब है। ये हेल्पिंग वर्ब हो गया और ये मेन वर्ब हो गया। ठीक है, और अभी हमने पढ़ा था कि हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में आता है, यानी कि ये तो बात पक्की है कि नेवर कभी भी शुड से पहले नहीं आएगा। नेवर हमारा कभी भी वुड, है ना, शुड, कुड, जो भी हमारी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब हैं, है ना, मे, है ना, कैन, इस तरह के वर्ड से पहले कभी भी नेवर नहीं आ सकता है। ठीक है ना। क्यों? क्योंकि ये हेल्पिंग वर्ब होती हैं, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब होती हैं, और मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के बाद में नेवर आता है। ठीक है ना, नेवर या नॉट बाद में आता है, हेल्पिंग वर्ब के बाद। नेवर और नॉट हेल्पिंग वर्ब के बाद और मेन वर्ब से पहले आता है। तो यहां हमारा कौन कौन से ऑप्शन गलत हैं? यू शुड पुट, देखिए यू शुड पुट, यहां पर नेवर कहां आ गया? बिल्कुल लास्ट में, है ना, तो ऑप्शन सी नहीं हो सकता। यू, डी की बात करें, आई थिंक यू शुड पुट नेवर। शुड हेल्पिंग वर्ब है, पुट मेन वर्ब है, पुट ऑन पहनना, है ना, हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब और उसके बाद में नेवर लिखा हुआ है, और हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब के बाद में नहीं आता। नेवर जहां भी आएगा हेल्पिंग वर्ब के बाद और मेन वर्ब से पहले आएगा।
तो यहां क्या हो सकता है, आई थिंक यू नेवर शुड पुट दिस, यू बी की बात कर रहे हैं, यू नेवर शुड आपका हेल्पिंग वर्ब होता है, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, पुट मेन वर्ब होता है। तो एक हेल्पिंग वर्ब हो गया और एक मेन वर्ब हो गया, और उससे पहले ही नेवर आ गया। तो हेल्पिंग वर्ब से पहले कभी, मैंने अभी बताया था, हेल्पिंग वर्ब से पहले नॉट और नेवर नहीं आएगा, ऑप्शन बी भी नहीं होगा। तो राइट ऑप्शन क्या होगा, राइट ऑप्शन होगा हमारा ए। क्यों, क्योंकि देखो आई थिंक यू शुड हमारा क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है, और पुट दिस शर्ट ऑन, ये मैंने अभी एग्जांपल कराया था, ये करेक्ट है। तो पुट हमारा क्या हुआ, मेन वर्ब। तो ये हमारा हेल्पिंग वर्ब हो गया, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, ये हो गया मेन वर्ब, और इन दोनों के बीच में क्या आ गया, नेवर। और नेवर हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब के बीच में ही आता है। तो राइट ऑप्शन क्या हुआ हमारा, ऑप्शन ए हुआ। ठीक है, चलिए समझ में तो आया ना, अच्छे से आया होगा। नेक्स्ट सेंटेंस, द ब्लू व्हेल इज द बिगेस्ट एनिमल ऑन अर्थ। ऑप्शन ए, इज द बिगेस्ट एनिमल ऑन अर्थ द ब्लू व्हेल। सी, ऑन अर्थ इज द बिगेस्ट एनिमल ब्लू व्हेल। डी, द बिगेस्ट एनिमल ऑन अर्थ द ब्लू व्हेल इज। राइट ऑप्शन आपको फाइंड आउट करना है, राइट ऑप्शन आपको फाइंड आउट करना है। चलिए, तो फर्स्ट सेंटेंस मतलब आप बता दीजिएगा राइट ऑप्शन क्या होगा। देखिए मैं आपकी हेल्प करता हूं शॉर्ट आउट करने में। हमारा जो ऑप्शन बी है ये इज से स्टार्ट हो रहा है, जो कि एक वर्ब है। इज, आर, एम, वॉज, वर, डू, डज, डिड, हैज, हैव, कैन, कुड, विल, वुड, शैल, शुड, मे, माइट, ये सभी वर्ब हैं। अगर सेंटेंस वर्ब से स्टार्ट होगा तो वो क्वेश्चन पूछने का फंक्शन करता है, और अगर क्वेश्चन पूछा जाता तो यहां पर क्वेश्चन मार्क आना चाहिए था, और इसमें क्वेश्चन मार्क दिया नहीं है। यानी हम क्वेश्चन पूछना चाह नहीं रहे हैं, हम सिंपल जानकारी देना चाह रहे हैं, तो ऑप्शन बी नहीं होगा। ठीक है, सिंपल जानकारी देने के लिए हमारा वर्ड ऑर्डर क्या होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड्स, ये हमारा स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, अब इस स्ट्रक्चर पर कौन सा ऑप्शन ठीक बन रहा है, ऑन अर्थ इज द, पृथ्वी पर है। पृथ्वी पर है, क्या चीज है वो आगे दे रखा है, यानी कि पृथ्वी हमारा सब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट कोई और है। पृथ्वी पर जो चीज होगी हम उसके बारे में बात कर रहे होंगे, यानी कि ऑन अर्थ हमारा सब्जेक्ट नहीं है, ऑन अर्थ हमारा सब्जेक्ट नहीं है, तो संभावना नहीं लगती कि ऑप्शन सी भी हमारा राइट ऑप्शन हो। ठीक है, चलिए, तो क्या ऑप्शन डी हो सकता है, द बिगेस्ट एनिमल ऑन अर्थ। अच्छा, यहां जो है ना ऑप्शन डी में हमें दिखाई पड़ रहा है कि जो हमारी इज, आर, एम, वॉज, वर होती हैं, है ना, वो मेन वर्ब हमारी हो सकती हैं अगर उनके साथ में कोई दूसरी वर्ब न आए। तो यहां पर दूसरी वर्ब तो कोई है नहीं, एक ही वर्ब है इज, और मेन वर्ब या हमारी वर्ब कभी भी सेंटेंस के लास्ट में अकेली नहीं होती, वो सब्जेक्ट के बाद आती है। ऑप्शन डी भी नहीं होगा, तो क्या ऑप्शन ए होगा, इसको चेक कर लेते हैं। ऑप्शन ए में क्या दिखाई पड़ रहा है, ऑप्शन ए में दिखाई पड़ रहा है द ब्लू व्हेल इज द बिगेस्ट एनिमल ऑन अर्थ, ये हमें दिखाई पड़ रहा है ना भाई। सबसे पहले वो आता है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, वो कोई नाउन या प्रोनाउन होता है, यही तो मैंने बताया था। अब जो ब्लू व्हेल है ये नाउन है कि नहीं, नाउन या प्रोनाउन है कि नहीं है? कैसे पता लगा, क्योंकि व्हेल एक मछली का नाम है, और वो जिसका भी नाम होता है वो नाउन होते हैं। अच्छा, ये व्हेल कैसी है, ये ब्लू है, ये एडजेक्टिव हो गया, और यहां हमें आर्टिकल द दिखाई पड़ रहा है। हम एक बात जरूर जानते हैं कि अगर किसी वर्ड से पहले आर्टिकल ए एन द में से कुछ आ जाए, है ना, आर्टिकल ए एन द के बाद में कोई ना कोई नाउन जरूर आता है, हमें यह बात मालूम होगी सभी स्टूडेंट को, बिल्कुल कॉमन सी बात है। दूसरा एक पॉइंट और भी शायद आपको मालूम होगा कि अगर आर्टिकल के बाद में दो शब्द हैं तो शायद आर्टिकल के ठीक बाद एडजेक्टिव आते हैं और बाद में नाउन आते हैं। ठीक है, ये भी हमारा स्ट्रक्चर होता है। मैं इसको क्लियर करके लिख देता हूं दोबारा से आपके लिए। देखिए क्या होता है, आर्टिकल प्लस नाउन, एक तो स्ट्रक्चर ये होता है कि आर्टिकल ए एन द के बाद नाउन आते हैं। दूसरा स्ट्रक्चर ये होता है कि कई बार आर्टिकल के बाद में दो वर्ड आ जाते हैं, तो उनमें से एक वर्ड होता है एडजेक्टिव और एक वर्ड होता है नाउन। ये एडजेक्टिव इस नाउन के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा होता है। ठीक है, तो यही स्ट्रक्चर यहां पर दिखाई पड़ रहा है, द ब्लू व्हेल। तो व्हेल नाउन है
भाई नाउन वह होता है जिसके बारे में हम बात कर सकते हैं। हम वेल की बात कर सकते हैं तो वेल हमारा नाउन हुआ। वेल कैसी है, किस टाइप की है, ब्लू है। देखिए जो एडजेक्टिव होता है ना वो ये बताता है कि नाउन किस तरह का है, व्हाट टाइप ऑफ का आंसर देता है ना। नाउन किस टाइप का है ऐसा बताने का काम एडजेक्टिव करता है। तो वेल कैसी है, ब्लू है। और इससे पहले हमें दिखाई पड़ रहा है क्या, आर्टिकल द दिखाई पड़ रहा है। तो द ब्लू वेल ये हमारा सब्जेक्ट है और नाउन भी है। अब इसके बारे में यहां पर यूज की गई है वर्ब इज। ब्लू वेल है, क्या है, द बिगेस्ट एनिमल, सबसे बड़ा एनिमल है। अब कहां है, ऑन अर्थ, पृथ्वी पर। कहां है, ऑन अर्थ। एक बात को ध्यान से समझना, मैंने पूछा ये जो बिगेस्ट एनिमल है वो कहां पर है, आपने आंसर दिया सर ऑन अर्थ है। अब इस समझना, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं आपको ग्रामर का। अगर आपको कभी भी व्हेन, वेयर, हाउ इन क्वेश्चन का आंसर मिलता है तो इनके आंसर में जो भी होता है ना वो एडवर्ब होता है। इन क्वेश्चन के आंसर में आपको जो भी मिलेगा क्या मिलेगा, एडवर्ब। आप ऐसा कह सकते हो समय, स्थान और काम करने के तरीके को बताने वाला शब्द एडवर्ब होता है, ठीक है ना। और क्या होता है, देखिए एडवर्ब का जो प्लेस होता है ना, मोस्टली व्हेन, वेयर, हाउ वाले एडवर्ब का जो प्लेस होता है ना वो लास्ट में आते हैं सेंटेंस में। कहाँ आते हैं, लास्ट में। अब यहां पर आप देख रहे हो मैंने पूछा कहां पर, आंसर मिला था ऑन अर्थ। तो एडवर्ब है, वेयर का आंसर है और लास्ट में लिखा हुआ है, ठीक है। तो आप इस चीज से भी एक अनुमान लगा सकते थे कि ऑन अर्थ वेयर क्वेश्चन का आंसर है और वेयर क्वेश्चन का आंसर जो होता है वो एडवर्ब होता है और एडवर्ब सेंटेंस के लास्ट में होते हैं। तो सेंटेंस के लास्ट में एडवर्ब ना तो बी में था, ना सी में था और ना ही डी में था, ठीक है ना। सेंटेंस इंप्रूवमेंट आपको करना सिखा रहा हूं एग्जाम में, स्पॉटिंग एरर करना आपको सिखा रहा हूं, फिल इन द ब्लैंक्स का क्या ऑप्शन हो सकता है वो आपको बता रहा हूं, और जो होता है आपका वर्ड ऑर्डरिंग वो आपको सिखा रहा हूं, ठीक है ना। इंग्लिश की मतलब अंडरस्टैंडिंग दे रहा हूं, बेसिक्स आपके क्लियर कराने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है ना। तो एडवर्ब लास्ट में केवल एक ही ऑप्शन में था तो हम तुरंत टिक मार्क कर सकते थे अगर हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच को अच्छे से पढ़ा हुआ है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस की बात करते हैं। 3 सेंटेंस हो चुके हैं, 4th सेंटेंस आपका आ गया है ना। 5 सेंटेंस ही आज की क्लास में रखूंगा क्योंकि ज्यादा देखने की आपकी हिम्मत नहीं हो पाती ना। कभी भी कोई स्टूडेंट मुझे फोन करके ये नहीं कहता कि सर हम देखेंगे वीडियो, आप बनाइए 1.5 घंटे की, 2 घंटे की, है ना, 1 घंटे की पूरी बनाइए। आप 15-20 मिनट की वीडियो को भी मुश्किल से 4-5 मिनट की देखकर थक जाते हैं। चलिए खैर 4th सेंटेंस की बात कर रहे हैं, आपको फिर से रीऑर्डरिंग करनी है, राइट ऑप्शन आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है ना। राइट वर्ड ऑर्डर कौन से सेंटेंस में होगा, वी डोंट ऑफन गो टू द सिनेमा, ऑप्शन ए। वी ऑफन डोंट गो टू द सिनेमा, ऑप्शन बी। ऑप्शन सी, वी डोंट गो ऑफन टू द सिनेमा, या ऑप्शन डी, वी डोंट गो टू द सिनेमा ऑफन। चलिए जल्दी आंसर देना है आपको। क्या ऑप्शन डी हो सकता है, आप सोच लीजिएगा, मैं बात करना शुरू करता हूं, कहानी की शुरुआत हो चुकी है। क्या ऑप्शन डी हो सकता है, यस और नो। देखिए यहां लास्ट में ऑफन एक वर्ड दिया हुआ है, थोड़ी देर पहले मैंने एग्जांपल दिया था, आई ऑफन गो देयर, मैं अक्सर वहां जाता हूं। आई नेवर गो देयर, मैं वहां कभी नहीं जाता हूं। तो मैं वहां कितनी दफा जाता हूं, कितनी बार जाता हूं, है ना। हाउ मैनी टाइम्स, मैं वहां जाता हूं, हाउ मैनी टाइम्स। इस क्वेश्चन के आंसर में आपको जो भी मिलता है वो बताता है एक्शन की फ्रीक्वेंसी को। फ्रीक्वेंसी वर्ड आया था ना थोड़ा देर पहले, कि एक्शन कितनी देर, कितनी दफा होता है, कितनी बार होता है, ठीक है ना। अगर हाउ मेनी टाइम्स के आंसर में आपको कुछ मिलता है तो वो जो भी आंसर मिलेगा उसको हम एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी कहेंगे। क्या कहेंगे, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना। नोट कर लेना वीडियो को पॉज करके, वीडियो को पॉज करके नोट कर लेना, हाउ मेनी टाइम्स, कितनी बार, इस क्वेश्चन के आंसर में जो भी मिलेगा वो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी होगा। अब एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी का रोल क्या होता है वो देख लीजिएगा, वीडियो को पॉज करके आप नोट कर लेना। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी को यूज करते हैं कहां, पहला पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट बता रहा हूं, मेन वर्ब से पहले। कहां, फ्रीक्वेंसी को मैंने ऐसे लिख दिया, फ्रीक्वेंसी को शो करने वाले वर्ड को हम कहां लिखते हैं, मेन वर्ब से पहले लिखते हैं, बिफोर मेन वर्ब, ठीक है। दूसरा कहां लिखते हैं, टू बी की जो फॉर्म होती है ना, टू बी, बी की फॉर्म इज आर एम वाज वर, उसके बाद लिखते हैं। टू बी की फॉर्म के बाद एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी लिखा जाता है, ठीक है ना।
और तीसरा पॉइंट क्या है इसका, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में, ठीक है ना, हम एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी को लिखते हैं। तीनों पॉइंट क्लियर हो गए, मेन वर्ब से पहले, टू बी की फॉर्म इजारे वाजवर के बाद में, और हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब से के दोनों के बीच में। ये 3 पॉइंट्स हो गए हैं, आप नोट करते रहना वीडियो को पॉज करके। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि ऑफन को हमने बिल्कुल लास्ट में लिख दिया है, और बिल्कुल लास्ट में हो गया तो ऑप्शन डी तो हो नहीं सकता। अब इन तीनों में से आप देख लीजिएगा, क्या यहां ऑप्शन सी हो सकता है, वी डोंट गो, हम नहीं जाते हैं। आपको पता है गो यहां पर आपकी मेन वर्ब है, और इसको नेगेटिव बनाने के लिए, किसी वर्ब को, है ना, नेगेटिव बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब की आवश्यकता जरूर पड़ती है। तो यहां पर हेल्पिंग वर्ब डू या डज को यूज किया हुआ है नेगेटिव बनाने के लिए। तो डू हो गई हेल्पिंग वर्ब, गो हो गई मेन वर्ब। डू हेल्पिंग वर्ब, गो मेन वर्ब, और इन दोनों वर्ब के बीच में ही आपका एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी होना चाहिए था। तो ऑप्शन सी भी नहीं होगा, ठीक है ना, क्योंकि ऑफन जो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है वो मेन वर्ब के बाद में लिखा हुआ है, और मेन वर्ब के बाद में आता नहीं है। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी को मेन वर्ब के बाद में कभी नहीं लिखते हैं, इस कारण से ऑप्शन सी इनकरेक्ट हो गया। ठीक है, चलिए ऑप्शन बी की बात करें, वी ऑफन डोंट गो, क्या ये करेक्ट हो सकता है भाई? या तो ए करेक्ट है या बी करेक्ट है, तो क्या बी करेक्ट होगा? वी ऑफन डोंट गो, क्या ये करेक्ट होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आप कहोगे सर मेन वर्ब तो है आपका गो, ठीक है ना, ये मेन वर्ब था हमारा, और जो डोंट है डू डज, अभी हमने टेंस का रिवीजन किया था थोड़ी देर पहले, इससे पहले वाले सेशंस में 4-5 वीडियो कराए हैं ना मैंने आपको, प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट का मैंने प्रैक्टिस कराई थी। तो डू और डज क्या होते हैं? डू और डज होते हैं हेल्पिंग वर्ब। अब वो हेल्पिंग वर्ब हो गया है डू डज, और ये मेन वर्ब हो गया है, और एडवर्ब जो है ना, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, वो हेल्पिंग वर्ब से भी पहले आया हुआ है। और हमने क्या पढ़ा था? एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी को हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में रखते हैं। तो ये बीच में किस में है? ऑप्शन ए में है। यहां डोंट हेल्पिंग वर्ब हो गया, है ना, और गो आपका मेन वर्ब हो गया, और इनके बीच में ऑफन आ गया। तो राइट ऑप्शन क्या होगा? राइट ऑप्शन होगा हमारा ए। ठीक है, अरे ठीक है क्या? क्यों करेक्ट हुआ? क्योंकि यहां पर ऑफन बाद में था, क्योंकि यहां पर ऑफन को मेन वर्ब के बाद में लिखा गया था, क्योंकि यहां पर ऑफन हेल्पिंग वर्ब से भी पहले आ गया। तो तीनों ही कंडीशन इनकरेक्ट हैं, और यहां पर हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में ऑफन आया है, इसलिए करेक्ट हो गया है। ठीक है, समझ आ रहा है? मजा आ रहा है? 4 सेंटेंस हो गए, लास्ट सेंटेंस है आपके लिए, चलिए ट्राई कीजिएगा। स्कॉट ड्राइव्स टू वर्क एवरी डे। ऑप्शन बी है एवरी डे टू वर्क स्कॉट ड्राइव्स, सी है स्कॉट एवरी डे ड्राइव्स टू वर्क, और डी है एवरी डे ड्राइव्स स्कॉट टू वर्क। इन 4 ऑप्शंस को पढ़कर एक चीज तो समझ में आ गई होगी आपको कि स्कॉट शायद किसी का नाम है, ठीक है ना, नाउन कौन है? वो स्कॉट है हमारा, ठीक है। अच्छा, वो एक्शन क्या करता है? एक्शन करता है वो ड्राइव करने का, यानी कि ये हमारी वर्ब हो गई, ठीक है। अच्छा, ड्राइव कहीं पर, ड्राइव करते हुए कहीं पर जाता होगा। जो स्टूडेंट्स स्टार्टिंग से देख रहे हैं मेरी वीडियो, उनको मालूम है कि मैंने बताया था कि हमारा जो टू होता है ना, वो प्रेपोजिशन ऑफ डेस्टिनेशन होता है। मतलब जहां भी हम कहीं जाते हैं, उस प्लेस से पहले, उस पोजीशन से पहले, उस डेस्टिनेशन से पहले हम प्रेपोजिशन टू को यूज करते हैं। जैसे हिंदी में सेंटेंस होता है राम स्कूल जाता है, और हम इंग्लिश में बोलते हैं राम गोज टू स्कूल। स्कूल से पहले टू क्यों यूज किया? क्योंकि स्कूल उसकी डेस्टिनेशन हो जाती है। तो स्कॉट ड्राइव करते हुए कहां जाता होगा? वर्क पर जाता होगा। तो जहां वो जाता है वर्क से पहले टू लगा हुआ है, यहां भी करेक्ट है। तो राइट ऑप्शन क्या होगा वो अब देख लेते हैं, लेकिन मैं आपको बताऊंगा। अब यहां एक क्वेश्चन आता है, मैंने पूछा आपसे कि जो स्कॉट नाम का लड़का है वो काम पर कब जाता है? व्हेन, कब जाता है? काम पर कब जाता है वो ड्राइव करके? तो आंसर है सर एवरीडे जाता है। और व्हेन के आंसर में हमें जो भी मिलता है, टाइम और प्लेस के आंसर में क्या मिलता है हमें? एडवर्ब। टाइम और प्लेस के आंसर में क्या मिलता है? एडवर्ब। अभी पढ़ाया था मैंने इससे पहले वाले सेंटेंस में। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो व्हेन के आंसर में हमें मिल रहा है वो एडवर्ब है। एवरीडे एडवर्ब यहां बिल्कुल लास्ट में है, एवरीडे एडवर्ब यहां बिल्कुल स्टार्टिंग में है, फिर यहां एवरी डे यहां सब्जेक्ट के बाद आया हुआ है एडवर्ब, और ये मेन वर्ब है।
और यहाँ एवरीडे सब्जेक्ट की तरह बिल्कुल स्टार्टिंग में लिखा हुआ है। क्या एडवर्ब सब्जेक्ट का फंक्शन करते हैं? नहीं। देखिए ऑप्शन डी को देखकर मैं बोल रहा हूं, क्या एडवर्ब सब्जेक्ट का फंक्शन करते हैं? नहीं भाई, ड्राइव करना एक्शन है, तो ड्राइव हमारा वर्ब हो गया। वर्ब का सब्जेक्ट एडवर्ब नहीं हो सकता, वर्ब का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एडवर्ब नहीं हो सकता, तो ऑप्शन डी नहीं होगा। फिर मैंने बताया था आपको कि जो एडवर्ब होते हैं टाइम प्लेस मैनर वाले, उनका पोजीशन क्या होता है? लास्ट पोजीशन लिखी थी ना, सेंटेंस के लास्ट में लिखते हैं। तो हमें लग रहा है कि लास्ट पोजीशन में एडवर्ब किस में है? ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए की होने की संभावना है। लेकिन यहां चलो सी को भी देख लेते हैं, सर सी क्यों गलत है वो भी तो पता लगे ना। स्कॉट एवरीडे ड्राइव्स टू वर्क, देखो ड्राइव्स टू वर्क ये तो बिल्कुल ठीक है, आपका काम पर जाता है। लेकिन ये जो है ना एडवर्ब ऑफ टाइम, ये यहां मेन वर्ब से पहले लिख दिया गया है। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी मेन वर्ब से पहले आते हैं, एडवर्ब ऑफ टाइम लास्ट में आते हैं। अब एडवर्ब ऑफ टाइम लास्ट में आते हैं तो ऑप्शन सी नहीं होगा। फिर एडवर्ब ऑफ टाइम वही है, बिल्कुल स्टार्टिंग में दिए हुए हैं बी ऑप्शन में, एवरी डे टू वर्क स्कॉट ड्राइव्स। अरे देखो तो कमाल क्या कर रखा है, सब्जेक्ट जो है ना वो कितना पीछे लिख दिया गया है ना, और एडवर्ब स्टार्टिंग में आ गए, तो ऑप्शन बी का भी जो ऑर्डर है वो इनकरेक्ट है। तो राइट ऑप्शन हमारा क्या हुआ? ऑप्शन ए। क्यों? क्योंकि यहां पर सबसे पहले क्या आ गया? सब्जेक्ट आ गया स्कॉट। फिर स्कॉट क्या एक्शन करता है? वो वर्ब बताता है, ड्राइव करने का एक्शन करता है। कहां तक जाता है उसको शो करने के लिए एक प्रेपोजिशन का यूज किया हमने, टू का, और उसकी डेस्टिनेशन लिख दी वर्क, ड्राइव्स टू वर्क। और फिर हमने क्या लिख दिया? एडवर्ब लिखा, कब जाता है वो वहां पर। ठीक है ना, तो हमारा सेंटेंस राइट ऑप्शन क्या हुआ? ऑप्शन ए हुआ। आई होप कि आप सभी को समझ में आया होगा। इन 5 सेंटेंस में अगर किसी स्टूडेंट को कोई डाउट है तो वो मुझे कॉल कर सकते हैं, और टेलीग्राम पर आप ग्रुप डिस्कशन कर सकते हैं। वहां पर मैंने ग्रुप बनाया हुआ है, इंग्लिश विद अश्विनी सर डिस्कशन ग्रुप, उसमें आप डिस्कस कर सकते हैं। और कोई स्टूडेंट है जो डिस्कशन ग्रुप में उल्टी सीधी बातें करते हैं, मैं उनको सलाह दूंगा बेटा अपना कैरियर बना लो, उल्टी सीधी बातें मत करो इधर उधर से। ठीक है, तो दैट्स ऑल फॉर द डे। हैव अ गुड डे, थैंक यू सो मच।